नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर। इसके अलावा जो बाकी का क्लासिफिकेशन का तरीका था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर का मतलब है कि जो पॉलीमर है वो बना कैसे है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक मोनोमर लिया ए और उससे डायरेक्टली पॉलीमर आपने बना दिया। आपका मोनोमर जो था वो ए था, आपने ए को लिया और ए से पूरा पॉलीमर बना दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे लिया आपने और क्या कर दिया, पॉलीमर बना दिया, जो कि कुछ ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये रिपीटिंग यूनिट हो गई, ये N। तो बेसिकली हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड टूट गया। ओके, ये जो पर्टिकुलर मोनोमर था इसका नाम था इथिलीन, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉली इथिलीन। ओके, तो इथिलीन हो गया और पॉली इथिलीन। अब इसमें आप कुछ और नहीं यूज कर रहे हो, इसके ही ढेर सारे नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या, ए के साथ कंबाइन हो रहा है और आपको पॉलीमर मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं, इसे हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। ओके, तो जब दोनों मोनोमर, दो या दो से ज्यादा मोनोमर जो भी हो, अगर सब आइडेंटिकल है, सब सेम है, तो उसे कहते हैं हम होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर। अब होमो मतलब शब्द, ये जो होमो शब्द है इसका मतलब ही होता है सेम या फिर आइडेंटिकल। आया समझ में? तो ऐसा पॉलीमर जो आइडेंटिकल मोनोमर से बना हुआ है, अगर इसी के जगह पे ए आ जाए और बी आ जाए और इससे जो पॉलीमर आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब जो दो या दो से ज्यादा मोनोमर से बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइलॉन 66 जो है वो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में कोपॉलीमर दिया गया है। कोपॉलीमर क्योंकि वो जो बना हुआ है वो दो मोनोमर से बना हुआ है। पहला जो मोनोमर है वो है हेक्सामिथिलीन डायमीन। हेक्सामिथिलीन डायमीन, इसका जो स्ट्रक्चर है ये जब मैं नाइलॉन 66 पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, फिलहाल तो ज़रूरी नहीं है। और जो दूसरा मोनोमर है उसका नाम है एडिपिक एसिड। तो ये दो अलग अलग मोनोमर से बना है, तो इसीलिए इसको कोपॉलीमर की कैटेगरी में लिखा गया है। बट हमारा जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, इसमें उसे होमोपॉलीमर में लिखा गया है। तो जब तक कोई चेंज नहीं आता है हम एग्जाम में भी इसे होमोपॉलीमर में ही लिखेंगे। आया समझ में? तो चलिए अब देख लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक को। The polymer which are having only one type of repeating unit are called as homopolymer. Usually they are found from single monomer. In some cases the repeating unit is formed by condensation of two distinct monomer. देखिए अब यहीं पे ये distinct दे दिया है ना, यही थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ठीक है, अब दे दिया है तो क्या करना है, लिखना है। तो सर ज़्यादा सही क्या होगा? तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा सही था, बट फिलहाल इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पॉलीइथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, नाइलॉन 6 है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है। तो इनमें तो इशू नहीं है, इशू एक में ही है जो कि है नाइलॉन 66। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कोपॉलीमर। द पॉलीमर विच हैव टू और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। टू और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड copolymer. They are formed by polymerization of two or more different type of monomer. इसमें अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं, ये हम देख चुके हैं। The different monomer units are randomly sequenced in copolymer. इसका एग्जाम्पल है ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना यहाँ पे BU stands for butadiene और S stands for स्टाइरीन,
और ये जो Na है ये है सोडियम। मेरे ख्याल से मैंने पिछले अपने किसी पार्ट में S को सोडियम बोल दिया था, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सेम ब्यूना N में क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन सोडियम नियोप्रीन, N स्टैंड्स फॉर नियोप्रीन। ओके, ऐसा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। रिफर द फॉलोइंग टेबल लिस्टिंग फॉर different polymer formed from respective monomer. Identify the list whether it is copolymer और homopolymer। तो ये देखिए इथिलीन से बना हुआ है, ये सिर्फ विनाइल क्लोराइड से बना है, ये आइसोब्यूटाइलिन से बना है, ये एक्रिलोनाइट्राइल से बना है और ये कैप्रोलैक्टम से बना है। ये सारे होमोपॉलीमर है। ओके, बट यहाँ पे हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एडिपेट जो है, ओके, इसका मोनोमर दे दिया गया है, बट एक्चुअल में ये मोनोमर ही, जिसे इन लोगों ने मोनोमर लिखा है, एक्चुअल में ये रिपीटिंग यूनिट है। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट, और ये रिपीटिंग यूनिट 2 से बनी हुई है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बट फिर भी जब तक इसमें करेक्शन नहीं आता, आप स्टेट बोर्ड के लिए यही फॉलो करोगे, क्योंकि आपके कॉलेज के टीचर जो है वो आपको इसी के बेसिस पे मार्क्स देने वाले हैं। आगे देखिए 7th, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। तो ये तो कोपॉलीमर है, ठीक है, कोपॉलीमर। बट अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जाना होगा। ओके, सोल्यूशन में वही लिखा होगा। यहाँ देखिए, कंडेंसेशन टू फॉर्म नाइलॉन 66, हेंस नाइलॉन 66 इज होमोपॉलीमर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने कि जो हेक्सामिथिलीन डाइडिपेट है ये सॉल्ट होता है और वो सॉल्ट बार बार रिपीट होता है, ऐसा इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ देखिए, इन द 6th case hexamethylene diamine reacts with adipic acid to form salt hexamethylene diammonium adipate, which undergoes condensation to form nylon 66. Hence nylon 66 is a homopolymer. The polymer ब्यूना S is formed by, देखिए यहाँ पे तो ये होमोपॉलीमर दिया है, लेकिन ब्यूना S का तो मैंने आपको बता दिया, इट इज अ कोपॉलीमर। पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन in presence of each other. The repeating unit corresponding to the monomer butadiene and styrene are randomly arranged in the polymer. Hence, Buna N is a copolymer. Buna N is a copolymer. ये इनका explanation हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये पूरा चार्ट दिया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ये कर चुके हम। नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं आप। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हम कर चुके हैं। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग भी कर सकते हैं, ये भी कर लिया हमने। और अभी जो एक बाकी है वो है बायोडिग्रेडेबल वाला, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वाला। बाकी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के ऊपर तो ये चल ही रहा है। फिर आगे जो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आप चार्ट बना लीजिए और उसके सामने उसका एग्जाम्पल भी लिख दीजिए मेरे दोस्तों। आ रहा है समझ में? अरे सर ये बीच में शाहरुख कहाँ से आ गया? अरे ये तो कभी भी आ जाता है यार, आप देखते हो ना, मूवी के बीच में भी आ जाता है, जबकि नहीं पसंद तो भी। ओए, आगे का हेडिंग देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि जिनको माइक्रोब है ना वो तोड़ देते हैं, जिनको माइक्रोब तोड़ देते हैं मतलब नेचुरली वो डिकम्पोज हो जाता है। सर डिकम्पोज मतलब क्या? उसका छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में? आया समझ में? और जिसका छोटे 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 टुकड़े में कन्वर्जन नहीं हो पाता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 100 की सीधी बात, अगर कोई सब्सटेंस है वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, बेसिकली पॉलीमर, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, और जो नहीं टूटता अपने आप उसे हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल इसलिए, बायो शब्द इसलिए क्योंकि उसे माइक्रोब तोड़ते हैं। तो फटाफट इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब। सिंथेटिक मतलब मैन मेड। These are called non-biodegradable polymer. These in the form of the waste material in which they stay in the environment for a long time and pose pollution hazard. मतलब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैली आप देखते हो ना, बहुत टाइम तक प्लैनेट अर्थ पे रह जाता है, तो उनसे हम कहते हैं कि ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं और पोल्यूशन करते हैं। क्योंकि जब डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो रह के पोल्यूशन करेंगे। जैसे ह्यूमन लॉन्ग टाइम तक रहते हैं प्लैनेट अर्थ पे, तो वो भी पोल्यूशन कर रहे हैं। बट अच्छी बात ह्यूमन के साथ ये है कि वो एक टाइम पीरियड के हैं, फिर उसके बाद तो चले जाते हैं, बट उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है।
Most natural fiber, in contrast, are biodegradable. In an attempt to tackle the environmental problem, scientists have developed biodegradable synthetic polymer. ओके तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक, मतलब मैन मेड ही होगा लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होगा। क्या गजब है ना। जी हाँ, इसी को कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले रबर। रबर आप सबको पता ही है, कुछ लोग इसको गलती से रबड़ प्रोनाउंस करते हैं, रबड़, बट एक्चुअली इट इज रबर। इलास्टोमर आर प्रॉपरली नोन एज रबर। फॉर एग्जाम्पल बलून्स, शू शोल्स, टायर्स, सर्जन्स ग्लव्स, गार्डन होज। ओके, गार्डन होज आपने देखा होगा शायद से, आर मेड ऑफ इलास्टोमेरिक मटेरियल और रबर। ओके, बलून तो आपको पता ही है, शू शोज पता ही है, टायर तो पता ही है, सर्जन जो ग्लव्स पहनते हैं वो भी आपको पता है। गार्डन होज अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो गूगल पे टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। नेचुरल रबर, देखिए ये नेचुरली हमें मिलता है प्लांट से। रबर का प्लांट होता है। ओके, इंडिया में भी है, साउथ में आपको मिलेगा। साउथ में जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे आपको रबर के प्लांट मिलेंगे, तो उनसे हमें मिल जाता है आइसोप्रीन। बट ये कौन से फॉर्म में रहता है? लैटेक्स के फॉर्म में। वो ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैंने ये पेड़ पे है ना ऐसा चोक किया और इसमें से ना दूध आ रहा है। एक्चुअल में वो दूध नहीं आता, वो होता है कोलोइडल सोल्यूशन। तो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ रबर होता क्या है। तो एक्चुअल स्पीकिंग, रबर इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल। मतलब आइसोप्रीन। रबर पार्टिकल मतलब क्या? आइसोप्रीन इन वाटर। ओके, सो कोलोइडल सोल्यूशन है। ओके, तो रबर इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ आइसोप्रीन। रबर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आइसोप्रीन पार्टिकल इन वाटर। कोलोइड्स आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री को 11th में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपनी 11th स्टैंडर्ड की जो सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट है, उसमें जाके आप वीडियो को बाकायदे देख सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं और चीज़ों को समझिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आप ही नोट्स दे दीजिए, बट वो तो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, आप अपने हैंड रिटन बनाओ, खुद के हैंड रिटन है तभी वो याद होता है। कुछ लोग दूसरों के हैंड रिटन नोट्स लेते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे खुद के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। नेचुरल रबर इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, इसका नाम आइसोप्रीन है। ओके, ऐसा इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम 1,30,000 to 3,40,000, दैट इज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट वेरीज फ्रॉम 2,000 to 5,000, मतलब 2,000 से 5,000 मोनोमर अगर यूनिट होंगी तो उनका मास इतना होता है। सोच लीजिए कितना हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब आइसो तो आपको समझ में आया ही होगा। आइसो मतलब क्या? दो सेम ग्रुप। लेकिन सर यहाँ पे तो दो सेम ग्रुप नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इनमें ऑलमोस्ट दो सेम ग्रुप हैं। ओके, आगे देखिए। अब इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। नेचुरल रबर का ये देखिए स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो नेचुरल रबर में ये CH2 दोनों जो आइडेंटिकल यूनिट है वो सिमिलर साइड है, मतलब सेम साइड है। ओके, और अगर वो सेम साइड है तो आप सब लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। तो आपने एक चीज़ क्या सीखी कि जो नेचुरल रबर है वो सिस फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। आया समझ में? अब आगे देखिए, CH2 यूनिट हर बार कहाँ पे है? सामने सामने। ये देखिए इसकी CH2 इसके साथ एक सिंगल मॉलिक्यूल में आपको देखना है, ठीक है? नहीं तो ऐसे देखेंगे कि सर इसका देखिए CH2 इधर है, इसका CH2 देखिए अपोजिट है। ओके, हर एक मोनोमर यूनिट का देखना है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज। देखिए जब भी आप रबर प्लांट से लेटेक्स को निकालते हैं वो क्रूड टाइप का होता है, बहुत बोलते हैं ना नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है, तो इंडस्ट्री में हम लेके आते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं और फिर उसको रबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? ये नेचुरल रबर कैसे बनता है ना, उसका प्रोसेस बताया गया है। तो देखिए आइसोप्रीन है, इसका पॉलीमराइजेशन करा गया और इसने क्या दिया? पॉलीआइसोप्रीन। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन की है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से हट के सेंटर में आ गया, मतलब कैसे? ये CH2 है
ये ऐसे कार्बन और ये CH3, तो यहाँ से डबल बॉन्ड सेंटर में आया, ये CH, और यहाँ से भी डबल बॉन्ड हट के ये CH2 ऐसे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट। तो एक्चुअल में फ्री रेडिकल बनता है ना, तो जब ये पाई बॉन्ड जो इधर का था, ये पाई बॉन्ड जब ये टूटता है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फ्री रेडिकल में। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल, ठीक है। और फिर ये किससे अटैच है? H2C से, राइट। तो यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल, और ये किससे अटैच था? ये भी यहाँ पे अटैच था H से, और यहाँ पे ये CH3 से अटैच है, और CH2 यहाँ पे CH है, एक सेकेंड, यहाँ पे CH यहाँ पे है कुछ, इसे H अटैच है, ओके, यहाँ पे, और ये CH2। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने फ्री रेडिकल बन गए? 4। तो ये दोनों तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बगल वाले के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये चेन को कंटिन्यूएशन कराते हैं, ये कंटिन्यूएशन कराते हैं। तो ये देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड आया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो यार बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ऐसे लोगों ने पढ़ दिया है, सिंपली लाइन टू लाइन पढ़ दिया, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि वो डिफरेंट कैसे है, ओके। बस ऐसे नहीं कि हाँ आइसोप्रीन के कंपेयर में पॉली आइसोप्रीन अलग होता है, जी नहीं, वो कैसे अलग होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर बोला है, पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज़ सिस कॉन्फिगरेशन ऑफ CC डबल बॉन्ड, जो मैंने आपको बता दिया। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, ऐसे आ समझ में। इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बताऊं कि जो नेचुरल रबर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उससे रिएक्ट कर लेगा, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, मतलब वाटर को भी वो एब्जॉर्ब कर पाता है। आगे देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया वाटर सॉफ्ट होता है, मतलब जो रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, और फिर उसका बोलते हैं ना टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं अच्छा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जिनको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ज़रूर, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, फिर वो रिएक्टिव भी होता है, वाटर भी होल्ड करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो रबर की है वो डिज़ायरेबल नहीं है, मतलब जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हमने उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट मतलब लैब में उसके रिएक्शन किए, तो वो वही उसी को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या होता है एक्चुअल में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में, वो आगे देखते हैं। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, अ प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट इन 1839। चार्ल्स गुडईयर, क्या नाम सरनेम देखो कितना अच्छा है, गुडईयर अच्छा साल, एन अमेरिकन इन्वेंटर इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को डेवलप किया। द प्रोसेस बाय विच a network of cross link is introduced into a elastomer is called vulcanization। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए आपका इलास्टोमर है ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच में ना आप क्रॉस लिंकिंग ला देंगे, मतलब इसके बीच में सल्फर आ जाएगा ऐसे, ये सल्फर, तो ये जो आता है ना इसी को हम लोग क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। सर अगर ऐसा ऐसा कॉइल जैसा होएगा तो लाएंगे ना भाई, ऐसे लाएंगे, टेंशन नहीं ले मानो, हूँ एक्सप्लेन करू एव्हरीथिंग, कळलं काय, सर्व काय एक्सप्लेन करणार, टेन्शन घ्यायचं नाही रे बाबा, मी आहे ना सर्व कंप्लीट करणार, पूर्ण 12वीचा सिलेबस कंप्लीट करून देणार तुम्हा लोकांना, आणि हे झाल्यानंतर CET पण शिकवणार, ऑब्वियसली नीट JEE। द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ वल्कनाइजेशन एनहांसेस द प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ। बोला ना मैंने आपको, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वेट होल्डिंग कैपेसिटी। ये मान लो अपना रबर है और ये वेट है, तो उस वेट को वो कितने ज़्यादा वेट को अच्छे से हैंडल कर सकता है। स्टिफनेस, ओके, इलास्टिसिटी, टफनेस कितना हार्ड है, ETC द नेचुरल रबर। सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड यूज प्रोसेस। मतलब ये जो क्रॉस लिंकिंग आप देख रहे हो ये सल्फर को लेके किया गया है। मैं जो बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, ये सल्फर कर रहा था, तो सर उसी टाइम आपने बताया क्यों नहीं, तो ये रीड कौन करेगा, वो भी तो है। सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉली आइसोप्रीन चेन विच रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। ये जो मैंने आपको अब भी बताया, ये क्रॉस लिंकिंग जो हुई ना बीच में, वही, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं
Vulcanization is carried out by heating raw rubber with sulfur powder in presence of some organic compound called accelerator. तो जो हमें नेचुरल रबर मिला है, बेसिकली जो लेटेक्स मिलता है, उसमें हमने सल्फर डाल के हीट करना है. अब सल्फर डाल के आप जब हीट करते हो तो क्रॉस लिंकिंग आती है. अब जो हार्डनेस है वो कितना अमाउंट ऑफ सल्फर आपने डाला है उसके ऊपर डालते हैं. आप ज़्यादा सल्फर डालोगे तो हार्डनेस भी ज़्यादा आएगी. और एक केमिकल सब्सटेंस भी लगता है जिसे हम क्या एक्सेलरेटर बोलते हैं, वो भी लगेगा. तो एक्सेलरेटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ZBX. और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होता है, 150 डिग्री सेल्सियस. तो एक्सेलरेटर का फुल फॉर्म देखिए, जिंक ब्यूटाइल जैंथेट. बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सल्फर द सल्फर कैन बी हार्डेड. अब ये हार्ड क्यों हो जाता है, आप जरा देखिए ना. जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. आ रहा है समझ में आपको, उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. मशीन भी है ना, अपने आप चलते रहती है कभी कभी. जितना ज़्यादा सल्फर, और मैंने तो आपको बीच में एक सल्फर दिखाया ना, एक से ज़्यादा सल्फर भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द अमाउंट ऑफ सल्फर इज रेज्ड 40 to 45%, अ नॉन इलास्टिक हार्ड मटेरियल नोन एज एबोनाइट इज यूज. एबोनाइट, ओके. आपने देखा होगा एबोनाइट का मटेरियल जनरली यूज़ होता है कि आप पैन यूज़ करते हो ना, तो पैन का जो होल्डर होता है, होल्डर ऑमलेट बनाते हो ना इस पर, तो इसका जो होल्डर होता है वो रबर होता है. सर लेकिन वो तो बहुत हार्ड होता है सर. हाँ, लेकिन उसके अंदर सल्फर डालते हैं. जितना सल्फर डालेगा ना बनता है, उतना ज़्यादा हार्ड होएगा वो. मगज में आ रहा है क्या बात, एक नंबर बाबा, सब समझ में आ रहा है अपने को. अपन भी बनेगा केमिस्ट. वन और मोर सल्फर एटम्स क्रॉस लिंक टू पॉलीआइसोप्रीन चेन. ओके, एक से ज़्यादा सल्फर एटम, ये देखिए यहाँ पे. क्रॉस लिंकिंग टेक प्लेस बाय ओपनिंग ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड प्रोड्यूसेस 3 डायमेंशनल वल्केनाइज्ड रबर. तो ये डबल बॉन्ड जो रहता है ना, वहाँ पे टूट के क्या आ जाता है, ये देखिए, ये था आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया. देखिए ये डबल बॉन्ड टूट गया, राइट. और यहाँ पे फिर एक सल्फर इधर अटैच हो गया. इसको थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ डबल बॉन्ड को, ताकि समझ में आए आपको. पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, राइट. अब ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये टूट गया. और वहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड को टूटने के बाद एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फर ज्वाइंट हो गया और यहाँ पे ये सल्फर ज्वाइंट हो गया. हाँ समझ में, ऐसे. तो डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है. क्लियर, ऐसा है. तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो एक सल्फर यहाँ पे आया, एक सल्फर यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया. और कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है उसका, 3D. और मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंथेटिक रबर हम लोग बनाते हैं, ये तो खैर नेचुरल है, नेचुरल जो था ये जो आइसोप्रीन है, ऐसे ही सिंथेटिक रबर हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग नियोप्रीन बोलते हैं. वो ट्रांसफॉर्म होता है. क्या होता है, ट्रांसफॉर्म. जो अभी आपने पढ़ा ना सिस वाला, उसके कंपेयर में वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे हम लोग गुट्टा पर्चा भी कहते हैं इंडिया में. इंडिया में उसे गुट्टा पर्चा भी कहते हैं. एनीवेज, थोड़ा सा एक्सटर्नल बोलते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, वापस आ जाते हैं. फ्रॉम द सिस पॉलीप्रोपीन स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवॉल फोर्स ऑन इट. तो देखिए जो सिस फॉर्म है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ. ये देखिए यहाँ पे सिस फॉर्म है, इसको मिटा के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं पहले. तो ये लिखा हुआ सब हट जाएगा ना, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा सच है नहीं. ओके, तो ये मॉलिक्यूल और हाइड्रोकार्बन तो आपने पढ़ा ही है. हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. तो ये ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर. और नॉन पोलर है तो इसके अंदर बहुत वीक फोर्स होगा, वीक फोर्स, वेंडरवॉल, वीक वेंडरवॉल फोर्स आप कह सकते हो. लंडन फोर्स होगा इसमें, क्या होगा, लंडन फोर्स. ओके, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं. डाइपोल डाइपोल में कह सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है, इनकी पोलैरिटी भी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इनके अंदर जनरली लंडन फोर्स होता है. वीक वेंडरवॉल फोर्स आप कह सकते हो, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है. एक्सप्लेन हाउ वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इम्प्रूव्स इट्स इलास्टिसिटी. तो देखियो, वल्कनाइजेशन के बाद जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो हार्ड हो जाता है. कैसे, पहले जो रबर था, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर, या फिर दूसरा ही डायग्राम लेके एक्सप्लेन करते हैं. ये देखिए, ये रबर है मान लीजिए ऐसे. अब जब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी,
यहाँ पे आ गया सल्फर, यहाँ पे भी आ गया सल्फर, यहाँ पे भी आ गया सल्फर, यहाँ पे भी आ गया सल्फर। आ रहा है समझ में? एक और लेयर ले लेता हूँ मैं ऐसे। तो पहले ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड करती थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये क्रॉस लिंकिंग आने की वजह से इनकी स्ट्रेचिंग कम हो जाती है। ओके, तो ये जो स्ट्रेचिंग आप देख रहे हो ये कम हो जाएगा, क्योंकि पहले इजीली आप इनको स्ट्रेच कर पाते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे तो ये सल्फर का जो क्रॉस लिंकिंग है ये अलाउ नहीं करेगा। मान लीजिए आपने ये लेयर को ऐसे स्ट्रेच कर दिया और यहाँ पे सल्फर और ये ऐसे स्ट्रेच हो गया, तो ये वापस खींचेगा। ओके, तो ये सल्फर जो है, क्रॉस लिंकिंग जो है सल्फर की, वो स्ट्रेचिंग को कम कर देती है। ओके, तो वल्कनाइज रबर का जो इलास्टिसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है नेचुरल रबर के कंपेयर में। अब आगे देखिए, क्या आप जानते हैं नेचुरल रबर फर्स्ट केम इनटू द मार्केट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो सोचिए 19th सेंचुरी में ही रबर आ गया मार्केट में। इट वॉज एंटायरली रिकवर्ड फ्रॉम वाइल्ड हेविया ब्राजीलियनेसिस। ओके, वाइल्ड हेविया ब्राजीलियनेसिस, जैसे कि आप बॉटनी में नाम सुनते हो ना, एनाकार्डिएसी, मैंजीफेरा इंडिका, पेपिलेनेसी, ऐसे नाम होते हैं ना, एंटिक। एक मैं भी आपको नाम बताता हूँ। अगर पत्ता किसी पेड़ है, कोई एक ऐसा पेड़ है जिसका पत्ता सूख गया और वो गिर रहा है, तो आप उसका बॉटनिकल नाम दे सकते हो, पत्ते सी, सूखे सी, गिरे सी। ओके, हाँ, यस, ऐसे ही नाम होते हैं एंटिक। ओके, ट्रीज विच यूजुअली ग्रीव ऑन द बैंक ऑफ अमेजॉन रिवर। मतलब अमेजॉन रिवर जो है, ये मान लीजिए अमेजॉन रिवर है, तो इसके किनारे पे ये पेड़ उगे होते हैं। ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन अंटार्कटिका। मतलब जो ट्रिब्यूटरी आके मिल रही हैं, मतलब जो छोटी छोटी, आप क्या बोल सकते हो, ट्रिब्यूटरी एक्चुअली उनको बोला जाता है, जिनका पानी आके अमेजॉन रिवर में मिलता है, उनके किनारे भी आपको मिलेंगे। तो ये ट्रिब्यूटरी थे, इनके किनारे भी मिलेंगे। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन हेविया ट्री इज़ वेरी हाई। हाइड्रोकार्बन 35% होता है उसमें। एज पर द डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या, अगर कम है तो कम प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब जितनी की ज़रूरत है वो हिसाब से। एट प्रेजेंट मतलब करंट टाइम में 1.5 मिलियन टर्म्स ऑफ नेचुरल रबर इज सेंट टू मार्केट। मतलब 1.5, मतलब सिंपल बोलूँ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रबर को मार्केट में भेजा जाता है। द लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम अ मेच्योर हेविया ट्री बाय मेकिंग डीप कट्स ऑन द बार्क। ओके, मतलब जैसे कि ये मान लीजिए ये ट्री है, ऐसे ट्री है, राइट, और इसके बार्क है ना, इसको कट करो या फिर स्टेम को कट करो, ऐसे डीप कट करके ऐसे प्रोड्यूस करवा देते हैं। ओके, उसमें से पहले क्या आएगा, लेटेक्स आता है। लेटेक्स मैंने आपको बताया ना, जैसे कि कुछ बच्चे गांव जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि उसमें से ऐसे दूध निकलता है, एक्चुअल में वो दूध नहीं होता, वो होता है लेटेक्स। आई होप आपको पता होगा, आपने भी किसी प्लांट को ऐसे किया होगा, कट किया होगा तो आपने देखा होगा, राइट जी। तो उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हर एक शब्द को आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। तो देखिए आगे लिखा है, बाय अलाउिंग द लेटेक्स स्ट्रीम इन अ पॉट अटैच बिलो द कट। मतलब जैसे यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे पॉट रहेगा। ओके, और वो पॉट रहेगा तो वो क्या करेगा, वो लेटेक्स को कलेक्ट कर लेगा। द लेटेक्स इज एन इमल्शन लाइक मिल्क। वो किसके जैसा होता है, इमल्शन, मिल्क जैसा होता है। ओके, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रबर क्या होता है, कोलोडियल सोल्यूशन ऑफ आइसोप्रीन पार्टिकल इन वाटर व्हेन अ कोआगुलेंट लाइक एसिटिक एसिड। मतलब वो क्या करता है, कोलोडियल सोल्यूशन का कोएगुलेशन कर देता है, मतलब उसका कोलोडियल नेचर खत्म हो जाता है। और वो कोआगुलेंट कौन होता है, एसिटिक एसिड। ये सब कुछ जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब प्यारे दोस्तों आप पढ़ चुके हो चैप्टर कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री, कोआगुलेंट के बारे में। इज एडेड टू द लेटेक्स। तो ये जो कोआगुलेंट को जैसे ही हम लेटेक्स में डालते हैं, द रबर हाइड्रोकार्बन गेट्स कोआगुलेटेड इन द एमॉर्फस सॉलिड फॉर्म। तो वो जो ऐसे लेटेक्स मिला था आपको लिक्विड फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो अब हमें क्या मिलता है सॉलिड फॉर्म में, अच्छा स्ट्रेंथ हो जाता है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है, उसका जो स्टिकी नेचर था वो कम हो जाता है, तो बहुत कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं। आया समझ में, ऐसा था। तो ये सारी डिटेल थी।
हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो पॉलीथीन और ये सबसे रिलेटेड है, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और टीचर का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।